हेलो एवरीवन, आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। हमारा 11th क्लास का चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, देखो सबसे पहले तो समझते हैं कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी एक ऐसा जनरल टर्म है जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक, अगर बॉडी के आप अंदरूनी हिस्सों की बात कर रहे हैं, इंटरनल हिस्सों की बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करते हैं, तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक, अब क्योंकि हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो प्लांट्स एनाटॉमी डील करती है प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर के। ठीक, प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम उसकी सेल्स टिश्यूज के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। प्लांट टिश्यू, टिश्यू एक ऐसा ग्रुप है सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स का। ठीक है, बेसिकली टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर सिमिलर सेल्स भी हो सकती हैं या फिर डिसिमिलर सेल्स भी हो सकती हैं, बट दे आर ऑफ कॉमन ऑरिजिन। राइट, वो क्या होंगी? कॉमन ऑरिजिन की होंगी और वो एक कॉमन फंक्शन करेंगी, एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं, कोलेबरेट होकर के काम कर रही हैं, तो एक ही फंक्शन को जो है ऑपरेट करेंगे। तो जो टिश्यू है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स ऑफ कॉमन ऑरिजिन दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ठीक, और ये जो टर्म है आपका टिश्यू, वो एन ग्र्यू ने दिया था। टिश्यू टर्म जो है वो दिया था एन ग्र्यू ने। ठीक, GREW, एन ग्र्यू ने दिया था। और टिश्यू की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और टिश्यू जो है, अगर वो सिमिलर फंक्शन से बना है और वो सेम फंक्शन को कैरी कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल टिश्यू। जबकि ऐसे टिश्यू जो दो या दो से ज़्यादा तरीके की सेल से बने हुए हैं और सेम फंक्शन को कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, तो टिश्यू भी जो है प्लांट के अंदर, प्लांट टिश्यूज को हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया है। आपके जो प्लांट टिश्यू हैं इनको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट या फिर इनको हम मैच्योर भी बोलते हैं। और तीसरा है आपका सिक्रेटरी, कुछ ना कुछ इनसे सिक्रेशन होता होगा, सिक्रेटरी टिश्यू। तो टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू है वो बेसिकली कितने टाइप के हो गए? 3 तरीके के। पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू और तीसरा है सिक्रेटरी टिश्यू। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है इनके बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को दिखाता है जो कंटिन्यूसली स्टेट में होती है डिवीजन की। उनमें लगातार डिवीजन होता है, कंटिन्यूसली दे डिवाइड, और अब डिवाइड होंगी तो नई सेल्स बनेंगी और नई सेल्स बनेंगी उनसे लगातार, और उन सेल्स में भी जो है पावर ऑफ डिवीजन रहता है। ठीक है, तो जो मेरिस्टेम टर्म है, अगर आप इसका ग्रीक वर्ड देखेंगे, मेरिस्टेम, ये बना है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है मेरिस्टोज। ये ग्रीक वर्ड से बना है जो मेरिस्टोस शब्द है, और इस मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइजिबल। डिवाइजिबल मतलब हमेशा विभाजित होता जो रहेगा, जो बढ़ता रहेगा, उसको हम मेरिस्टेम कहते हैं। और इस शब्द को इंट्रोड्यूस कराया था नेगेली ने, NAGELI। नेगेली ने इस शब्द को बताया था और उन्होंने यही डेजिग्नेट करने के लिए कहा था कि जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उन्हीं को पहचानने के लिए उन्होंने ये शब्द दिया था। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं या जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो इनको स्पेसिफिक बनाते हैं।
सबसे पहले ये सेल्स राउंडेड होती हैं, राउंडेड या फिर ओवल शेप की या पॉलीगोनल शेप की, और इमेच्योर सेल्स हैं, ठीक है, इसीलिए बार बार डिवाइड हो रही हैं। और स्मॉल इन साइज, ये जो हैं कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, ठीक है, स्मॉल साइज की होती हैं। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे एक सेल ये है, बिल्कुल इससे चिपकती हुई दूसरी सेल होगी, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, तीसरी सेल सपोज ये है, चौथी सेल सपोज ये है, इनके बीच में आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो यहाँ पर अब्सेंट होता है, ठीक है, इंटर सेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और इनके पास अपना आप कोई स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल भी नहीं है, और जो है इनमें मेटाबॉलिज्म जो है एक्टिव स्टेट में रहता है। इनके अंदर जितनी भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा एक्टिव स्टेट में रहती हैं। इनमें क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, ठीक, और इनमें अगर साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म आपको इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। और छोटी छोटी सी स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं, सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं इनके अंदर। और प्लास्टिड्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो प्रोप्लास्टिड की स्टेज में होते हैं, दैट मीन प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं अपने। और न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है, न्यूक्लियस इनमें काफ़ी बड़ा और प्रोमिनेंट होता है, कॉन्स्पिक्यूअस है। और इनमें जो वैक्यूल्स हैं वो प्रोटोप्लाज्म में नहीं होती हैं, ठीक है, वैक्यूल्स नहीं होंगी इनमें। और इनकी जो सेल्स होती हैं, अगर ये जो हैं कैम्बियम के अंदर मिल रही हैं तो कैम्बियम वाली जो सेल्स होंगी वो काफ़ी वैक्यूलेटेड होती हैं और बड़े साइज की भी होती हैं। सेल वॉल इनकी अगर देखें इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तो वो काफ़ी पतली होती हैं, इलास्टिक होती हैं और सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के अंदर तो जितनी भी आप सेल वॉल की बात करोगे तो वो सेलुलोज की बनी होंगी। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनको भी हमने फिर जो है क्लासीफाई किया है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को शो करते हैं जो कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ डिवीजन में रहते हैं, लगातार डिवाइड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टर्म जो है वो मेरिस्टोज से बना है, और मेरिस्टोज का मतलब ही क्या होता है, डिवाइजिबल। और ये जो आपका मेरिस्टेम टर्म है वो आपको नेगेली ने दिया था, 1858 की बात है ये, नेगेली ने ये शब्द दिया था, और उन्होंने भी उन्हीं सेल्स को डेजिग्नेट करने के लिए दिया था जो क्या होती हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, बार बार विभाजित होती रहती है, उन सेल्स के लिए उन्होंने ये टर्म दिया था, ठीक। फिर हमने बात की कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और ये एक्टिव स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म में रहती हैं हमेशा। इनके पास कोई स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं होता है, इनमें किस तरीके के क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते हैं, इनमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इनका न्यूक्लियस काफ़ी प्रोमिनेंट होता है ना, और इनमें वैक्यूल्स नहीं होती हैं। और इनकी जो अगर एक कैम्बियम की सेल्स में मिल रही हैं तो वो हाईली वैक्यूलेटेड होती हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़े साइज में भी होती हैं। सेल वॉल इनकी बहुत पतली होती है, इलास्टिक होती हैं एंड सेलुलोज की बनी हुई हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, origin and development of इनिशिएटिंग सेल्स। जो शुरुआत की सेल्स हैं उनका ओरिजिन कैसे हो रहा है और वो फिर कैसे डेवलप हो रही हैं। दूसरा है प्लेन ऑफ डिवीजन, कि वो कैसे डिवाइड हो रही हैं, प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक। तीसरा है फंक्शन, फंक्शन के आधार पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बांटा गया है, किस तरीके का फंक्शन है। हिस्टोजन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हिस्टोजन के आधार पर कैसे बांटा है। एंड द पोजीशन, अब पोजीशन कैसी है, ठीक है, मतलब कहाँ पर मिल रहे हैं। पोजीशन मतलब आपका लेटरल मिल रहे हैं या एपिकल उसमें मिल रहे हैं या फिर आपका इंटरकैलरी पोजीशन में मिल रहे हैं, तो इस तरीके से, ठीक। तो ये कुछ आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो है इंट्रोडक्शन था कि वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फंक्शंस की बात बताऊं तो देखो, मैंने इनसे आपसे बोला कि इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये बड़ी क्लोज पैकेजिंग देते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा कैसे अरेंज रहती हैं, क्लोजली,
उनके बीच में किसी तरीके की आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि वैक्यूल्स नहीं होते हैं, है ना। वैक्यूल्स हैं अगर वैसे बहुत छोटे होते हैं, नहीं तो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल के एब्सेंट होने का भी एक रीज़न है, वो ये है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सेल को, और उसकी वजह से सेल लगातार डिवीजन नहीं कर पाती है। ठीक है, अगर वैक्यूल्स हैं तो वैक्यूल्स की वजह से क्या होती है, सेल्स बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है। ठीक, और उसकी वजह से वो डिवाइड नहीं हो पाती रैपिडली, उसमें डिवीजन नहीं होता है, और इसीलिए उसमें ये ऑर्गेनल नहीं है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, तो इसीलिए वो जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती है। एक मैंने आपको इनका फीचर और बताया था कि इनमें लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म मिलता है और इनका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है। लार्ज अमाउंट में न्यूक्लियर मटेरियल मिलने का मतलब है कि उसमें डीएनए बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि डिवीजन के लिए क्या जरूरी है, डीएनए जरूरी है ना। डीएनए डिवाइड होगा तभी तो दो सेल्स में बटेगा, उसमें डिफरेंशिएशन होगा। इसीलिए जो है आपका न्यूक्लियस का ज्यादा होना, साइटोप्लाज्म का ज्यादा होना, उनको लगातार डिवाइड होने के लिए जो है वो एक तरीके से उनको केपेबल बनाता है कि वो बार बार डिवाइड हो। ठीक, ये कुछ आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फंक्शंस हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है उनमें जैसे डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये टर्म आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। ठीक, मेरिस्टेमेटिक सेल से आपके परमानेंट टिश्यूज बने। सपोज मेरिस्टेमेटिक सेल से कुछ ऐसे टिश्यू बने जो बाद में डिवाइड नहीं होते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू बनने को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, इसके बाद इस परमानेंट टिश्यू से फिर जब मेरिस्टेम सेल्स बन जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से फिर से आपके परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे तो इसको हम कहते हैं री डिफरेंशिएशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। मेरिस्टेमेटिक सेल से आपका परमानेंट टिश्यू बना, उसको हमने डिफरेंशिएशन कहा। परमानेंट टिश्यू से दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर बनती है तो उसको हम डी डिफरेंशिएशन कहेंगे, और मेरिस्टेम से अगर दोबारा से फिर परमानेंट टिश्यू में बदलता है तो उसको हम री डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक, तो अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा प्लांट टिश्यूज के बारे में बताती हूँ कि वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनको हमने कितने कितने भागों में बांटा हुआ है।